जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम फिर से उसी चैप्टर की चर्चा करेंगे जिस चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी और आज उस चैप्टर का द एंड होने वाला है। क्लियर। और मैंने आपको बता दिया था कि इससे पहले वाले अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि अमेजॉन रिवर और पराग्वे रिवर मैंने आपको बता दिया था। और अब हम तुरंत किसी ऊपर चलेंगे, सैन फ्रांसिस्को और रिवर ऑफ कोस्टल एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, आज हमारा जो लेसन होगा इसका जो आखिरी पार्ट है ये बनेगा और फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। देखूंगा तो मैं आप लोग के लिए एक मैप सेशन लेके आऊँगा इसके बाद, और इंडिया और ब्राज़ील का मैप बनाऊंगा और उसके ऊपर आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा और जिसकी वजह से आपको आंसर्स मुझे कमेंट करके बताने हैं। और गारंटी देता हूँ कि वो सारे आंसर्स आपको ज़रूर आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। क्लियर है। और उसके आंसर्स मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। क्लियर। तो चलिए ऐश्वरी क्लियर। सैन फ्रांसिस्को ये थर्ड है, ये फोर्थ। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सैन फ्रांसिस्को की और रिवर एट कोस्टल एरियाज़ के। ठीक है, तो पहले कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक लॉलीपॉप बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए कुछ ऐसा है। ठीक है, हमने अमेज़न बेसिन की बात कर ली थी, हमने पराना पराग्वे की बात कर ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सैन फ्रांसिस्को की। सैन फ्रांसिस्को रिवर की अब हम बात करेंगे। जो सैन फ्रांसिस्को के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सैन फ्रांसिस्को एक ऐसी रिवर है जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड में ओरिजिनेट होती है और वो नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। और ये ब्राज़ील की थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर है। क्लियर। देखिए, मैं थर्ड लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 1 पे ब्राज़ील की अगर देखोगे तो नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती है आपकी अमेज़न रिवर, दूसरी आ जाती है आपकी पराना रिवर, और तीसरी की मैं बात करूँ तो तीसरी है आपकी सैन फ्रांसिस्को रिवर। क्लियर है, तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है सैन फ्रांसिस्को रिवर। क्यों सर ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर ये इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये रिवर ब्राज़ील में ओरिजिनेट होती है और ब्राज़ील में ही ख़त्म हो जाती है। इसका पूरा बेसिन पूरा ब्राज़ील में ही लोकेट करता है। क्लियर। प्लस ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड में ईस्टर्न साइड में नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्लियर। इसका कुछ आपको देखने मिल जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे फ्लो करती है और फिर बाद में एक शार्प टर्न लेती है। क्या करती है? एक बाद में मैं आपको अच्छे से और बता देता हूँ। ये ऐसे फ्लो करती है और बाद में एक शार्प टर्न लेती है। तो जो सीधी फ्लो कर रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में, जो सीधी फ्लो कर रही थी, इसकी टोटल लेंथ हो जाती है 1000 किलोमीटर। और जब ये शार्प ईस्टवर्ड टर्न लेती है, ईस्ट में जब ये टर्न लेती है तो ये 250 किलोमीटर्स की हो जाती है और बाद में ड्रेन कर देती है कहाँ पे ये बाद में कहाँ ड्रेन करती है? अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन कर देती है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो जो सैन फ्रांसिस्को रिवर है, सैन फ्रांसिस्को रिवर ये क्या करती है? ये नॉर्थ साइड में चलती है। सबसे पहले एक बात है तो सैन फ्रांसिस्को रिवर ये एक ऐसी रिवर है जो ब्राज़ील की थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ब्राज़ील में एकमात्र ऐसी रिवर है जो ब्राज़ील में ही ओरिजिनेट होती है और ब्राज़ील में ही एंड हो जाती है, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड में ईस्टवर्ड से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है और फ्लो करते हुए 1000 किलोमीटर का जर्नी तय करती है और फिर एक अचानक से ईस्टवर्ड टर्न ले लेती है और जाके कहाँ ड्रेन कर देती है? अटलांटिक ओशन में। और जो ईस्टवर्ड में टर्न लेती है वो 250 किलोमीटर का होता है। और ये जो 250 किलोमीटर है ये नेविगेबल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे कोई भी आके अपना जो नेविगेशन है वो कर सकता है। नाव यहाँ पे बहुत चलती है लेकिन आगे यहाँ से नहीं जा पाएगी। क्लियर है। और जाके यहाँ पे ड्रेन कर देती है। क्लियर है। इस वजह से इसे सैन फ्रांसिस्को का बहुत इंपॉर्टेंट रिवर माना जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया?
कहाँ पे पड़ती है, किस डायरेक्शन में बहती है, कौन से हाईलाइट पे है, क्लियर, कौन से डायरेक्शन सीधा बहती है और फिर कौन से डायरेक्शन में मुड़ते हुए कौन से डायरेक्शन में कितना जाती है, डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर 250 किलोमीटर्स, क्लियर। नाम है सौ फ्रांसिस्को रिवर, थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि ये इसके पूरा जो बेसिन है वो यहीं पे लोकेट करता है, ब्राज़ील में ही लोकेट करता है, ओरिजिनेट भी यहीं होती है एंड भी यहीं पे होती है, क्लियर। समझ में आ गया। सौ फ्रांसिस्को रिवर के बारे में बस इतना ही था, क्लियर। तीसरी बात करते हैं रिवर एट कोस्टल एरिया। रिवर एट कोस्टल एरियाज मतलब सर कोस्ट की बात करेंगे, सर किसकी बात करेंगे, कोस्ट की बात करेंगे। यही है ना हमारा कोस्ट, हमने पता किया था जब हमारा कोस्ट के बारे में हमने पढ़ रहे थे, तो एक नॉर्थन कोस्ट था हमारा और एक ईस्टर्न कोस्ट था। तो इसी तरीके से दो तरीके का कोस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो रिवर एट कोस्टल एरियाज, ऐसे कौन कौन सी रिवर है जो कोस्टल एरियाज में है सर, लेकिन कोस्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब बड़ी बड़ी रिवर्स तो हमने पढ़ ली सर, कोस्ट के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी अगर आप ब्राज़ील देखोगे तो पूरा हाईलैंड से घिरा हुआ है, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं प्लेट्यू, कहीं माउंटेन, हाईलैंड से। अब देख लो यहाँ पे ग्वाना हाईलैंड थोड़ा वेनेजुएला में, थोड़ा सा इधर है, यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड पूरा, बीच में पूरा ये आपका अमेजोन बेसिन। कहाँ रहने के लिए जगह ही है, तो रहने के लिए जगह यही बॉर्डर है ना आपका, यही बॉर्डर पे रहते हैं लोग, क्लियर है। तो यहाँ पे जब लोग रहते हैं तो इनके लिए अगर थोड़ा सा भी छोटी छोटी रिवर्स, छोटे छोटे रिवर्स अगर बह रही है तो वो भी इनके लिए क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही छोटे छोटे रिवर्स की बात करेंगे। तो अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आपको यहाँ पे दो छोटे छोटे सी रिवर बहते हुए जाके दिखेगी और वो रिवर का नाम है रिवर इत्तापेकरू। रिवर क्या है, इत्तापेकरू, और दूसरा है रिवर परनाइबा, रिवर परनाइबा। मतलब अगर आपको इसको याद रखना है तो आप बस इतना कर सकते हो कि अच्छा पैसा इतना पे करूं लेकिन पैसा नाइबा, ठीक है, पैसा इतना पे करूं, मैं नहीं कर सकता, इतना पैसा नहीं बा, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। तो बस आप इतना याद कर सकते हो कि कोस्टल इलाके में दो ऐसी रिवर है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन करती है, गिरती है और कोस्टल एरिया को ज़्यादा हेल्प करती है, जिसमें नाम आएगा रिवर इत्तापेकरू और रिवर परनाइबा। रिवर इतना पे करूँ, पैसा नाइबा, पर नाइबा, क्लियर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। रिवर इत्तापेकरू, परनाइबा, ये कोस्टल रिवर्स है, छोटी छोटी रिवर्स है, ठीक है, जो जाके कोस्टल इलाके में मिल रही है और जो नॉर्थ ब्राज़ील को हेल्प कर रही है और प्लस जाके कहाँ पे ड्रेन करती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, क्लियर। ऐसी एक तीसरी रिवर एक और है जो ओरिजिनेट होती है यहीं से और जाके कहाँ गिरती है। अब देखिए इसी में हो जा रहा है लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक रिवर है जो ऐसे ओरिजिनेट होती है और फिर जाके यहाँ पे गिरती है। यहाँ पे एक जगह है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है, इसका नाम था इत्तापेकरू परनाइबा और तीसरा इस रिवर का नाम है परागुआको। परागुआको, क्या नाम है, परागुआको, क्लियर। इस रिवर का नाम है परागुआको और ये किस साइड जाके गिरती है, ये किस साइड जाके गिरती है, साउथ अटलांटिक ओशन में गिरती है। कहाँ गिरती है, साउथ अटलांटिक ओशन में, क्लियर। और ये देखो मैंने परनाइबा के बारे में बात किया था, पराना रिवर से मिलती है और फिर ऊपर जाती है, मैंने बताया था ना परनाइबा यही पराना रिवर बनाई थी, बाद में उरुग्वे आगे मिली थी, क्लियर। तो ये वही रिवर थी परनाइबा और इत्तापेकरू। इत्तापेकरू परनाइबा दोनों कहाँ जाके गिरती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और वहीं इसकी बात कर ले तो ये कहाँ जाके गिरती है, साउथ अटलांटिक ओशन में, परागुआको, क्लियर, क्लियर, समझा। और सिल्वाडोर वैली की यहाँ पे जाके गिरती है, यहाँ पे एक जगह है इसका नाम है सिल्वाडोर वैली, ठीक है। यहाँ पे जाके ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिरते हैं। सिल्वाडोर ही वैली था जहाँ तक मुझे याद है, क्लियर। तो ईस्ट साइड में एक ऐसी रिवर है जिसका नाम है परागुआको जो साउथ अटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन करती है। ये कोस्टल एरिया 2-3 थे, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रहने चाहिए। ये कभी भी आपसे पूछ सकता है कि परागुआको कौन से साइड में, ईस्टर्न ब्राज़ील में है या वेस्टर्न या नॉर्थन या साउथर्न, तो आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न ब्राज़ील में जाके ड्रेन करती है, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछा कि इत्तापेकरू कौन से साइड में जाके ड्रेन करती है, तो नॉर्थ साइड में ड्रेन करती है। कौन से बॉर्डर में, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। परागुआको कौन से में, तो साउथ अटलांटिक ओशन में, क्लियर, समझ में आ गया। इतना क्लियर हो गया। यही था आपका इम्पॉर्टेंट, जो भी ब्राज़ील थे आपके ख़त्म हो गए। ड्रेनेज, फिजियोग्राफी, इंडिया ब्राज़ील दोनों के ख़त्म कर दिए हमने। इसी तरीके से आपको हम और भी पढ़ाएंगे आगे वाले लेसन में, जिसका नाम होगा क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 4। मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, लाइक
सब्सक्राइब और शेयर हमारे चैनल को ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर ये एफ़र्ट जो हम लगाते हैं ये बहुत ही सोच समझ के हमें ये एफर्ट लगाना पड़ता है, बार बार मैप बनाना पड़ता है, जिस वजह से हमें थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे, जैसे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और फिर हम इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।